उनको डर लग रहा है। उनका पुलिस नहीं है तो केंद्रीय अर्ध सुरक्षा बल है, उनको डर लग रहा है। लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। स्टूडियो में सुचरिता मेरे साथ आ गई है। सुचरिता, आज सुबह से लगातार हम बंगाल चुनाव को कवर कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पहले चरण में बम्पर वोटिंग हमने देखी, अभी भी 1 बजे का फिगर है कि 60% प्लस वोटिंग हो चुकी है, लेकिन देखना यह 3 बजे तक नंबर कहां जाता है। देखिए, आपको ये बताया कि पिछले चरण में भी कुछ इसी तरह से नंबर बढ़ रहे थे। 93 का टारगेट है। सेकंड फेज में पश्चिम बंगाल में जो लोग वोट डाल रहे हैं, आपके लिए टारगेट बहुत बड़ा है। 93% वोटिंग हुई थी, तो उस टारगेट को आपको छूना, ये मानकर चलिए 3 बज गए हैं और पश्चिम बंगाल के आखिरी रण के लिए बम्पर वोटिंग जारी है। आपको बताएं कि 142 सीटों पर सुबह से लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ मीनाक्षी, वहां हिंसा और बवाल की तस्वीरें भी आ रही हैं। लेकिन देखिए सुचरिता, दिलचस्प ये देखना है कि हिंसा और बवाल की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, बंगाल जिसका जिक्र हम हमेशा ये कहते हैं कि चुनावों के वक्त हिंसा को लेकर जो घटनाएं होती थी, बीते वर्षों की तुलना में कम से कम अगर 2 से 3 दशक को ही अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो ये शांतिपूर्ण चुनाव कहा जाएगा। अतिशयोक्ति नहीं है इस बारे में, लेकिन फिर भी जो घटनाएं सामने आई हैं, ये अलग अलग 7 वीडियोस में आपको हम दिखा रहे हैं। फाल्टा का इलाका हो, चाहे हुगली का हो, हावड़ा में हो, इन जगहों पर कुछ घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन बांगर बूथ में भी झड़प जो है रिपोर्ट हुई है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट घटनाक्रम आपको हम बताते हैं, जहां पर कुछ बूथों पर दोबारा मतदान की पॉसिबिलिटी है। चुनाव आयोग के पास शिकायत गई है। कुछ बूथ ऐसे जहां पर ईवीएम पर टेप लगी हुई थी, जहां पर बीजेपी का बटन है। तो अब इस पर कंप्लेंट क्या आ रही है कि बीजेपी को वोट ना जा पाए, इसके लिए टेपिंग की गई है। लेकिन चुनाव आयोग के पैरामीटर पर यह शिकायत अगर कंफर्म होती है तो फिर उसके बाद आगे की तस्वीर कुछ और होगी। इंटरेस्टिंग ये भी है कि फाल्टा विधानसभा है, जहां को लेकर पिछले 2 दिन से आईपीएस अजय पाल शर्मा वर्सेस जहांगीर खान हो रहा है, तो उसे लेकर ही उनकी सीटों पर ये हो रहा था। हमारे साथ मनोरंजन भारती जुड़ गए हैं, हम उनके पास एक बार सीधे रुक करते हैं। मनोरंजन जी, जरा बताइए, अब ये आपने देखा कि किस तरह से जो वहां पर पोलिंग एजेंट्स या फिर जिस तरह से वहां ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति हुई, उसे लेकर सवाल लगातार टीएमसी उठा रही थी, लेकिन अब ये बहुत बड़ा मामला है। अगर इसे चुनाव आयोग कंफर्म करता और कहता है कि यहां पर दोबारा पोलिंग होगी, यहां टेप लगाए गए, सवाल उठेगा ये हुआ कैसे? जी हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि हमने देखा कि पहले चरण के मतदान के बाद कहीं भी रीपोलिंग अनाउंस नहीं की गई थी, लेकिन यदि सेकेंड फेज के पोलिंग के बाद पता चलेगा शाम में कि क्या रीपोलिंग अनाउंस की जा रही है, तो एक बड़ी घटना होगी। क्योंकि छिटपुट हिंसा की घटनाएं पहले फेज में भी हुई थी, लेकिन बंगाल के लिहाज से देखें तो वो घटनाएं उतनी बड़ी नहीं थी। आज भी जहां मैं खड़ा हूं, मैं भवानीपुर में हूं, ममता बनर्जी यहाँ पे वोट करने के लिए आने वाली है। पहले ये भी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए किस तरह से मीडिया का जमावड़ा जो है 1 घंटा पहले ही लग गया है। यहाँ यहीं बगल में उनका घर है, यहीं पर वो वोट डालने आएंगी। शुभेंदु अधिकारी भी आए थे और इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ पर एक लाठीचार्ज करने का लाठीचार्ज हुआ है, क्योंकि वहाँ पर तृणमूल समर्थक और शुभेंदु अधिकारी के समर्थक जो है आपस में उलझ गए थे। तो इस तरह की घटनाएं जो है हर जगह से आ रही हैं, उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई भी बड़ी हिंसा की घटना यदि हम कहें तो वो नहीं हुई है, जो कि पश्चिम बंगाल के लिहाज से यदि उसको देखा जाए तो। जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पर भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है। वोटिंग का प्रतिशत और ऊपर जाएगा। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर वोट करने आई हैं। बुजुर्ग महिलाओं को मैंने देखा है वोट करते हुए। ये सारा चीज़ जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि ये शहरी मतदान केंद्र है, फिर भी यहाँ पर भी अच्छी खासी मतदान हुई है। ठीक है, मनोरंजन जी लौटेंगे आपके पास, क्योंकि ममता बनर्जी वहां वोट करने के लिए आने वाली हैं, तो वो भी एक विजुअल ऑफ द डे डेफिनेटली होगा, तो मैं लौटूंगी आपके पास। स्टूडियो में इस वक्त जयंत घोषाल जी आ गए हैं हमारे साथ, अजीत झा जुड़ गए हैं, सतीश के सिंह सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं। आप उन सभी से बात करेंगे। शुरुआत यहाँ पर जयंत घोषाल जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, चाहे ये टेप लगने की बात हो या फिर एक खबर अभी मनोज अग्रवाल हमारी सहयोगी हैं, उन्होंने बताया कि कई जगह पर इत्र लगाया गया है ताकि कौन किसको वोट डाल रहा है ये तक पता चल जाएगा।
अब आप देखिए ग्राउंड से जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, और ये सब किस बैकग्राउंड में निकल कर आ रही हैं कि बाहर से फोर्सेस तैनात हैं 2500 के आसपास जो वोटिंग करा रही हैं, बाहरी लोग जो है यहाँ पर सिस्टम को हाथ में ले चुके हैं, चुनाव आयोग को आपने सवालों के दायरे में डाला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये घटनाएं सर ग्राउंड पर रिपोर्ट हो रही हैं। किस नजर से देखते हैं आप इसे, जयंत घोषाल जी? देखिए, सुबह से मैं जब देख रहा था ना, मुझे लग रहा था कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है, कोई हिंसा नहीं है, कोई बवाल नहीं है, ये क्यों कैसे हो रहा है, ये पश्चिम बंगाल है या नहीं। लेकिन अभी लग रहा है धीरे धीरे कि ना, ये पश्चिम बंगाल का ही चुनाव हो रहा है, क्योंकि ये जो रिगिंग का शिकायत कहते थे कि साइंटिफिक रिगिंग मशीनरी, ममता बनर्जी सीपीएम के खिलाफ बोलते थे, उस समय प्रतिपक्ष थे। पहली बार देख रहा हूं कि जो शासक दल पश्चिम बंगाल में वो शिकायत कर रहे हैं रिगिंग का। रिगिंग तो ऑपोजिशन वेपन होता है, लेकिन यहां तो रूलिंग पार्टी का वेपन हो रहा है रिगिंग ईवीएम मशीन, और शिकायत है कि सेंट्रल फोर्स कर रहे हैं। तो वहां तो अभी राष्ट्रपति शासन नहीं है, वहां तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन में जो प्रॉब्लम हुआ है और वो बीजेपी जब शिकायत कर रहे हैं, तभी मुझे आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि वो तो इलेक्शन कमीशन का जुरिस्डिक्शन में होता है। जयंत दा, ये आरोप लगातार टीएमसी लगाती नहीं रही है। मानव जायसवाल जी बैठे हुए हैं, हम उन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, मीता चक्रवर्ती जी भी आ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, के मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमें जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन मानव जी, ये आरोप आप लोग लगाते रहे, लेकिन अभी आपने जयंत दा को सुना, वो क्या कह रहे हैं कि ये सरकार जिसकी होती है वो इस तरह के आरोप लगाए, ये कम देखने को मिलता है, लेकिन सुबह से सारे आरोप लगाने वाली टीएमसी है और वो लगातार कह रही है कि ये मनमानी हो रही है, अपनी चला रहे हैं, हमारे पोस्टर फाड़ रहे हैं, वोटिंग नहीं होने दे रहे हैं। पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, और बंगाल की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा स्नेह। और हम चाहेंगे कलकत्ता, ग्रेटर कलकत्ता, जो स्टेट में जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, माताओं को, बहनों को और हर एक व्यक्ति को आके वोट का बटन दबाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारा नारा, हमारी जो श्रद्धा है वोटिंग पे, उसके प्रति हम सक्रिय हैं और हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ तो जैसे सब बताते हैं, इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत अच्छी सुविधा रखी है, बहुत अच्छा कार्य का निर्वाह किया है, 30 लाख लोगों का वोटिंग कार्ड दिया। और जिस तरीके से ये जो वाहिनी आई है, ये जो शुभेंदु अधिकारी के बोलने पे और जितने लोग आ रहे हैं, जितनी आपाधापी दिख रही है, ये वो है हमारे साथ कि कुछ एक इलाकों में जहां ईवीएम की मनमानी चल रही है, ईवीएम काम नहीं करना, उसकी शिकायत हमने करी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वोट हो। उल्टा क्या हो रहा है, ये जो शुभेंदु अधिकारी और इनके बहुत सारे जो नेता हैं, ये ऑलरेडी इन्होंने ये समझ चुके हैं कि अभी जीतने वाले तो है नहीं, तो डिस्टर्ब करो। अरे आपका भी तो काम है कि भी इलेक्शन कराओ, लोगों को लाइन में प्रोत्साहित करो, भैया घर से निकलिए। ये लोगों को मैंने बाधा दे रहे हैं, धमका रहे हैं, चमका रहे हैं इनके ऑफिस में। आपके सामने चीजों को साझा करना बीते दिन की हेडलाइन थी एक तस्वीर जिसमें जहांगीर खान ये कह रहे हैं खेल इन्होंने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। जब आप ये कह रहे हैं डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो क्या ये धमकी नहीं है? ये भी मेरा बड़ा एक सवाल था। लेकिन हमारे सहयोगी है सौरभ, वो जहांगीर खान जहां रहते हैं उनके घर के आसपास के इलाके में उन्होंने पूरा रिपोर्ट किया। सौरभ जुड़ गया कि हमारे साथ लाइव, जरा बताइएगा एक बार वहां की तस्वीर भी देख लेते हैं, क्योंकि लगातार ये पूरा इलाका जिस तरह से बीते 2 दिन से हेडलाइन में बना हुआ है। सौरभ, आज के दिन वोटिंग की तस्वीर क्या है वहां से, मुझे बताइए। देखिए, वोट केंद्र में अगर आप पहुंचते हैं तो लोग हैं, वोटिंग की लाइन भी है, लेकिन मैं आपको इस इलाका का तस्वीर दिखा देता हूं। मतलब कोई रास्ते पे नहीं है, और पोस्टर्स जो है आप इस तरफ देख सकते हैं, जहांगीर खान का पोस्टर्स लगे हुए हैं, ये उनका ऑफिस है, लेकिन आसपास आपको घर से निकलते हुए, कोई टहलते हुए नहीं दिखेंगे। और यही परिस्थिति है, क्योंकि आज देखिए दोपहर है, छुट्टी के दिन है, तो लोग कम रहते हैं वैसे भी रास्ते पे, गर्मी है बहुत, लेकिन एक नॉर्मल मूवमेंट जो है वो भी थोड़ा कम दिखता है, क्योंकि एक चुनाव जब इन क्षेत्र में होता है तो एक वायलेंस का डर रहता है लोगों को, और इसी वजह से लोग आज अपना गाड़ी लेके या 2 व्हीलर लेके निकलना पसंद नहीं करते हैं। वोटिंग होने के बाद निकलना पसंद करते हैं। और यहाँ पे आप जानते हैं एक शोडाउन हुआ है, जो जहांगीर खान है उन्होंने जवाब दिया है, जो अजय नहीं, ये जो शांति आपके पीछे हम देख रहे हैं, ये शोडाउन की वजह से है या वोटिंग सुबह सुबह लोग निकल गए, अब दोपहर के बाद थोड़ा निकलेंगे, उस वजह से है?
वैसे मैं ये भी आप पूछना जो चाहूंगी, कहा वो तूफान से बिल्कुल पहले की सही है। शांति है, दोपहर तूफान को के बाद की थोड़ा शांति है। जी 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 बोलिए। हाँ बिल्कुल, देखिए दोपहर के समय थोड़ा वोटिंग कम होता है, हमेशा का ये ट्रेंड रहा है, लेकिन फिर शाम होते होते पिकअप कर लेते हैं और फिर 6 बजे तक, कभी ऐसे भी होता है 6 बजे के बाद तक जो अंदर घुस जाते हैं उनको वोट देने के लिए परमिशन दिया जाता है। लेकिन जरूर सुबह से काफी भीड़ हर बूथ में दिखा है, अब थोड़ा भीड़ कम है, लेकिन सौरभ, ये शाम तो को फिर कहना से ये पड़ेगा पिकअप कर कि लेगा, ये उम्मीद जरूर रखा जा रहा है। इस और दूसरे चरण की सबसे हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर, लेकिन उसी के साथ साथ फाल्टा जिस तरह से सेंट्रल चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर की नियुक्ति के बाद चर्चा में आई है, कल से हम देख रहे हैं उसी की बात हो रही है। और जहांगीर खान जहां पर हैं, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। एक बार जरा मानव जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सतीश जी बताइए, ये जो हो रहा है वहां पर टेप लगा दिया गया, सवाल तो दोनों तरफ से है। पहली बात तो ये मुमकिन कैसे हुआ कि किसी ने जाकर टेप लगाया, और दूसरी बात ये, क्या वाकई इस तरह से हो रहा था एक विधानसभा क्षेत्र में? ये तो बहुत गंभीर है। पहले तो ये बात है कि देखा किसने, किस यंत्र से देखा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अभी मीनाक्षी कह रही थी, मैं तो कहता हूं कि अभी तो वहाँ इलेक्शन कमीशन की सरकार है, न केंद्र की है न राज्य की है, और उसके बीच में जो ये तूफान का जिक्र कर रही है, मुझे लगता है ना तूफान के पहले वाला वो वाला नहीं है, ये तूफानी शांति है ना। हो सकता है ममता जी के वोट पर थोड़ा टेप लग गया हो और उनका बॉडी लैंग्वेज भी कुछ ऐसा कहता है, तो अब ये सारी चीज़ें सामने आ रही है, क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक बंदोबस्ती, तैनाती, हर कुछ, और उसमें हर कोई जो वहाँ पर मारपीट करने वाला, बलवा करने वाला, हर एक आदमी, आपके चैनल पे तो मैंने यही देखा, सब टीएमसी का निकल रहा है, एक एक करके। नहीं, आपने कहा बलवा करने वाले सारे टीएमसी के निकल रहे हैं, तो आप ही के 7 तस्वीरों में तो एक तो बीजेपी वाला भी तो दिखाई है, वो दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं वही दिखा रहे हैं हम। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, उसमें आज जो आपके पास तस्वीरें रही है, उसमें सब टीएमसी वाला बदमाश निकल रहा है। अच्छा, ये मेन बात है। तो ये ऐसे में नहीं, ये गलती नहीं, इसमें समझ नहीं आया। ठीकरा आप टीएमसी पे फोड़ रहे हैं, हम पर फोड़ रहे हैं, ये समझ नहीं आया। लेकिन नहीं हम पर नहीं फोड़ रहे, वो तस्वीरें जो आ रही है वही दिखा रहे हैं। देखिए टीएमसी सामने देखिए, अब तो सुन रहे हैं कि एक आध दो जगह फिर से रिपोलिंग की भी बात हो रही है, कि इतनी तैनाती, इतनी बंदोबस्ती, ऐतिहासिक एसआईआर, इसके बावजूद भी अगर आपको रिपोलिंग कराना है तो ये एक बड़ी बात है। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि तो नतीजा तो आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, अभी भी थोड़ा देर है, लेकिन आप कहने को कह सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज आपने जो बात कही है वो एक बार जरा डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा से ले लेते हैं। डॉक्टर मिश्रा, जरा बताइए, अगर चुनाव आयोग पर बार बार आप, चुनाव आयोग जिस तरह से इस चुनाव को आगे बढ़ा रहा है, सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती है, उसके बीच भी अगर कहीं जाकर कोई टेप लगा रहा है ईवीएम में, तो फिर किससे सवाल पूछा जाए, बताइए। जिसको बोलते हैं प्रेशर कुकर थ्योरी, जब हर तरफ से प्रेशर बढ़ रहा, जिसके बारे में सतीश जी बताना चाह रहे थे, आधा बताया आधा नहीं बताया। जब सेंट्रल फोर्सेस का प्रेशर है, दबाव बहुत ज्यादा है, ममता बनर्जी के गुंडे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं कहीं वो कभी प्रेशर से उधर सीटी नहीं बचती, उसी तरीके से सर ये गुंडे सड़क पे नजर आ रहे हैं। फिर भी जैसे आपके, अरे कुछ तो कर ही पा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है 8 जगह बलबा हुआ है तो फिर उसमें सबका नाम टीएमसी का है, तो कुछ तो कर ही रहे हैं। हाँ, तो कुछ तो कर ही रहे, बिल्कुल तड़ीपार है तो तड़ीपार है, जो भी है तड़ीपार है, उसमें क्या, 80 लोग जेल में बंद है, उसमें कौन सी नई बात है, सारे गुंडे जेल के अंदर बंद है, उसमें क्या दिक्कत है। ममता बनर्जी आज पहली बार अपने क्षेत्र में सवेरे 10 बजे से बैठी है, इसी से पता चल रहा है कि चुनाव किधर जा रहा है। इसके पहले जितने चुनाव हुए हैं, ममता बनर्जी कभी अपने क्षेत्र में नहीं है, केवल सेकंड हाफ में 4 बजे के बाद वो अपना वोट डालती है और बाकी 1.5 घंटे। आज ममता बनर्जी जी जो टीएमसी के लीडर है, मुख्यमंत्री रही है, वो अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है अपने विधानसभा में। इसी से पता चलता है कि बंगाल किधर जा रहा है। बाकी बंगाल की जनता को सलाम है, नमस्कार है, मतलब कहा जा सकता है कि इतना सब बवाल होने के बाद भी 90% वो वोटिंग की थी पहले पेज में, और अभी भी 1 बजे तक का जो आंकड़ा मेरे को मालूम था कि लगभग 65%। चलिए आपके इस बात पर जवाब मानव जायसवाल से ले लेंगे। मीता चक्रवर्ती जी भी हैं। मीता जी, आपके पास आ रही हूँ, प्लस एक क्विक रिएक्शन में मानव जी से इस पर चाहूंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए जिस तरह से डॉक्टर मिश्रा ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने इलाके से निकल ही नहीं रही है। पिछली बार नंदीग्राम से चुनाव हारी थी, फिर भवानीपुर से उपचुनाव जीती थी। क्या इक्वेशन है इस बार सर? भवानीपुर का डर है, क्योंकि बीजेपी तो लगातार ये कह रही है कि आप चुनाव हार रहे हैं, ममता चुनाव हार रही है वहां से। मीनाक्षी जी और सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, ममता बनर्जी सिर्फ नाम से ममता नहीं है, ममत्व का निर्वाह किया।
और जिस तरीके से आपके सामने वरिष्ठ पत्रकार लोग बैठे हैं और जिस तरीके से भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो क्या बोल रहे थे, इतनी वो हो गया है, गोलबंद हो गया है, सबको जेल में डाल दिया है। और जिस तरीके से 3 लाख के ऊपर जो फौज आके यहाँ बंगाल में बैठी है, जो छावनी बना दिया इन्होंने, तो ममता बनर्जी की दुबक के घर में बैठेंगी। अरे वो शेरनी है महाराज, जब जब जरूरत पड़ेगी ममता बनर्जी को आप सामने पाइएगा। जहां कठिनाई होगी, जब तकलीफ होगा, ममता बनर्जी सामने खड़ी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, ये किसी के चेहरे के पीछे नहीं छुपने वाली है, कोई टेलीप्रॉम्प्टर वाली, ये सामने से लड़ती हैं। और यही तो लड़ाई है ममता बनर्जी की, जिसकी पूरा 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 भारत कायल है। हमारे यहाँ जो नेत्री बैठी है 2 वहां पे एंकर, वो भी कायल है ये लड़ाई की। मीता दी जो यहाँ बैठी है कांग्रेस की, वो भी लड़ाई की कायल है। चलिए मीता जी के पास जाऊंगी, बहुत कुछ कर सकते हैं। ममता बनर्जी का ही एक स्टेटमेंट हमारे पास है, वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। ममता बनर्जी ने क्या कहा आज के दिन, सुनवाते हैं आपको। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर, जस्ट देखिए जो एट्रोसिटीज, कैन यू सी। देखिए एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर that BJP wants that forcefully to rig the election, but our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. ममता बनर्जी जब सुबह पोलिंग बूथ पर गई, उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ता मरने को तैयार हैं, लेकिन वो इस तरह की मनमानी नहीं सहेंगे। तो ममता बनर्जी का ये बयान आज आया, हम इंतजार कर रहे हैं और तस्वीरों का उनका जब वो वोट डालने जाएंगी। लेकिन इस बीच मीता चक्रवर्ती जी, मैं आपसे पूछूंगी, आपके अध्यक्ष ने आज कहा, पश्चिम बंगाल के लोगों से आग्रह किया कि बिना डर के, बिना भय के निकलिए। तो मैं आपसे पूछूंगी किस चीज का डर है, किसका भय है? ये तो आप सबको पता है कि जब पंचायत इलेक्शन में 100 से ज्यादा लोगों का मौत होता है, जब आप विधानसभा ले लीजिए पिछले बार की या लोकसभा ले लीजिए, बंगाल में एक भी इलेक्शन कंप्लीट नहीं होता जब तक लाश ना गिरता हो। इस बार भी आसानसोल नॉर्थ में कांग्रेस वर्कर का मौत हो गया है 2 दिन बाद पोस्ट पोल बाद। नहीं तो वही पूछ रही हूँ मैं आपको मैम कि किसका डर है? आम आदमी को डर किससे है? तो इसके बाद उनकी आवाज जा रही है, राज चलता है, टीएमसी के गुंडे राज से डर है। लीजिए, सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल सुन रहा है, आपकी आवाज मानव जी को भी सुनाई दे रही है। हाँ तो उससे डर है। आम आदमी को परेशानी इस बात से भी है कि इस बार एसआईआर में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से जो 27 लाख वोटर को बाहर किया गया है वोटिंग प्रोसेस से, उससे भी दिक्कत है। और यहाँ पर जब टीएमसी के लीडर मदन मित्रा कल बोलते हैं कि थाना को वो गायब कर देंगे, और जब होम मिनिस्टर अमित शाह के बोलते हैं उल्टा लटका देंगे किसी को, तो उस पॉलिटिकल डिस्कोर्स से भी प्रॉब्लम है आम आदमी को। तो आम आदमी जब होम मिनिस्टर ऐसे बात करे कि उल्टा लटका देंगे, भाई ये बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। अगर किसी ने गुनाह किया है उसके लिए लॉ ऑफ द लैंड है, कोर्ट है, जुडिशरी है। आप कौन होते हो? आप तो होम मिनिस्टर हो, आप क्या जज हो? आप ही पनिशमेंट दोगे, आप ही कन्विक्ट कर दोगे। और दूसरी तरफ है यहाँ पर मदन मित्र जैसे टीएमसी के लीडर जो बोलते थाना नहीं रहेगा। नहीं मीता जी एक बात बताइए, आप अगर कहें अभी थोड़ी देर पहले 1 मिनट पहले आप कह रही थी टीएमसी के गुंडों की वजह से वोट डालने नहीं जा पाते, आप कहें तो वो ठीक है। गृह मंत्री अगर कहें कि टीएमसी की गुंडागर्दी है तो वो गलत है। बोल सकते हैं पर गृह मंत्री ये नहीं बोल सकते कि हम किसी को उल्टा लटका देंगे। ठीक है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है मैडम। यहाँ पर कोर्ट है, जुडिशरी है, लॉ है, कन्विक्शन एक प्रोसेस फॉलो करके होता है। कोई भी मंत्री है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, इसका मतलब ये नहीं कि आप टपक जाओगे और कुछ भी बोल के चले जाओगे। ठीक है, आपकी इसी बात पर अजीत जी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी जो मीता जी ने अभी बात की है। देखिए राहुल गांधी ने बकायदा एक वीडियो रिलीज किया था जिस वीडियो में उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने किस तरह से पश्चिम बंगाल को आग में झोंक दिया है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम एज इन कांग्रेस पार्टी। अब सवाल यह है कि उस पर बीजेपी क्या सोशल मीडिया पर लिखती है कि राहुल जी पहली बार सही बोल रहे हैं, और उस पर क्या नैरेटिव आगे पॉलिटिकल नैरेटिव चल रहा है कि राहुल गांधी कैंपेनिंग कर रहे हैं बीजेपी के लिए। फायदा किसका हो रहा है? अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है?
कांग्रेस पार्टी आज टीएमसी पर जिस तरह से आरोप लगा रही है, इंडिया अलायंस में होते हुए पश्चिम बंगाल में तो सर सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ना, किसको बेनिफिट पहुंचा? वो अलायंस है अभी। ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं कि मैं वॉर को, फाइट को सेंटर ले जाऊंगा। उन्होंने चार्ज किया है, तो सेंटर ले जाएंगी, इसका क्या मतलब है कि इंडिया अलायंस का लीडरशिप मैं लूंगा। अब इंडिया अलायंस, राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं तृणमूल को, तृणमूल कह रही हैं कि मैं सेंटर में ले जाऊंगा। तो इंडिया अलायंस का जो खोखलापन है, जो फ्रैजिलिटी है, वो सामने आ जाता है। या यदि ममता बनर्जी ये चुनाव नहीं जीते तो उनका फ्यूचर खत्म। ये सब जो रेटरिक है डिफेंस में, डेस्परेशन में कि मैं दिल्ली लेके चली जाऊंगी लड़ाई को, उससे ज्यादा अच्छा होता कि इसी चुनाव में यदि आज कांग्रेस के साथ अलायंस की होती तो शायद इतना प्रेशर नहीं होता बीजेपी का जो आज उनको फेस करना पड़ रहा है। आपने जो अजीत जी बात कही है, जयंता एक बात बताइए, जो अजीत जी ने बात कही ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य की, उनका अपना स्टेटमेंट था कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं यहाँ जीतूंगी और फिर मैं दिल्ली जाकर लड़ाई लड़ूंगी केंद्र सरकार के खिलाफ। अगर इस चुनाव में टीएमसी सत्ता से बाहर होती है तो क्या भविष्य, राजनीतिक भविष्य टीएमसी और ममता बनर्जी का? देखिए, ममता बनर्जी को अच्छी तरह पता है कि उनके जो पॉलिटिकल जो बेस है वो पश्चिम बंगाल है। हाँ। अगर आप अपने जो किला है वहाँ, वो किले में अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो दिल्ली में आपका रेलिवेंस होता है। अगर आप वहाँ परस्त होते हैं तो नेशनल लेवल में वो आपका जो इक्विटी है, ब्रांड इक्विटी है, वो खत्म हो जाता है। ये यूपी में जैसे भाजपा आने के बाद मैंने देखा है, वहाँ के जो प्रतिपक्ष थे कांग्रेस का, देखिए ना राहुल गांधी और क्या हुआ। तो इसीलिए, और ये इंडिया जो है अलायंस, वो अभी राहुल गांधी जाके इतना ममता बनर्जी के खिलाफ बोले हैं, उसमें कांग्रेस का रिवाइवल के लिए कर रहे हैं। वो कांग्रेस के लिए हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से वो सही कदम है, लेकिन नेशनल लेवल में अगर सीपीएम कांग्रेस लड़ाई होता है केरल में, और नेशनल लेवल में आप कांग्रेस सीपीएम अलायंस करना, ममता का साथ भी राहुल गांधी का, जी अब देखिए क्या क्या रिलेशन। सर, तो वही बात हो गई मुझे ना, लगता जब हमने नहीं दिल्ली है, में देखा था मुझे अभी भी कि सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल मंच शेयर करती है, लेकिन फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी क्या क्या नहीं कहती अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और दिल्ली में फिर आपका कोई अलायंस होता नहीं है। और वही तस्वीर जो है कम से कम पश्चिम बंगाल में दिखती है। सतीश जी, एक छोटा रिएक्शन, क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी। देखिए, जब सेंटर की पॉलिटिक्स की बात हो रही है, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काशी में थे, आज हरदोई में उन्होंने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, लेकिन गूंज वहां पर भी पश्चिम बंगाल की ही है, और इस हद तक है कि अखिलेश यादव भी उसी पर रिएक्ट कर रहे हैं, यूपी से बंगाल पर। देखिए, मुद्दा यही है, वो गैंगटॉक में भी थे कल, लेकिन वो कहीं नहीं थे, सिर्फ बंगाल में ही थे। आप ये समझ लीजिए, ये आज आपने सुना है ना सरोगेट एडवर्टाइजिंग, उसी प्रकार का ये सरोगेट चुनाव प्रचार, इसको आप कह सकती हैं। आप उनको पकड़ भी नहीं सकते, उनको डेवलपमेंट वादी भी कहेंगे, विकसित भारत का अग्रदूत भी कहेंगे, लेकिन चुनाव प्रचार उसमें रहता है। लेकिन सर, एक बात ये है सर, एक पॉइंट ऐड करूंगी के बारे में मुझे एक टिप्पणी करना है, क्योंकि मैं खुद बनारस में, मेरा फैमिली का रूट उधर है, और बनारस बंगाली के लिए बहुत अटैच्ड शहर है। सत्यजीत रे ने 2 मूवी बनाया जो बनारस के ऊपर आधारित, उसके बाद कितना किताब, कितना, आप बनारस जाएंगे तो देखेंगे बंगाली बंगाली हर जगह में लिखा रहता है कि यहाँ, फिर तो आप मोहर लगा रहे हो। तो जो दर्शन भी किया कल उन्होंने, जो मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत स्क्रिप्ट होता है, सोच समझ के करते हैं। हाँ। उनको पता है कि बंगाली विडोज का वहाँ कॉलोनी है। जी बिल्कुल। तो बंगाली फैक्टर हम, अच्छा, ठाकुर श्री परमहंस जिसके बारे में बेलूर मठ जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बोट लेके उस समय रानी रासमणी के जब वो पुजारी थे, वो बोट लेके बनारस गए थे, जो अभी नितिन गडकरी ने जो अभी स्टीमर रूट चालू किया। तो ये बनारस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मोदी जी बनारस के जगह वो गुजरात में आज जाते तो वो बंगाल का अटैचमेंट बनारस जैसे नहीं होता। सर, इस पर एक मैं इसमें सर जस्ट एक सवाल ऐड करूंगी, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी इसमें। जितने भी आलोचक हैं जो ये कह रहे हैं कि वहां से भी बंगाल की बात हो रही है, मेरा ये सवाल है कि ऑपोजिशन को किसने रोका है सर?
ऑपोजिशन को किसने रोका? बिल्कुल, ये इसी स्टाइल का प्रचार आप भी नहीं, कर लीजिए लेकिन जाकर। मैं इसमें मोदी इससे जी ये पता को चल रहा है नंबर दे रहा हूं। 24/7/365 ये सोच आप इलेक्शन मोड में सोचिए है। कैसे सोच रहे हैं। टेक्निकली इलेक्शन कमिशन इनको बनारस जाने में रोक नहीं सकते, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जी, आप सर कुछ ऐड करना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं, थोड़ा जुमले में बोल दूं, ये ममता के हॉर्मुज पे मोदी का पूरे देश में बीजेपी की तरफ से ब्लॉकेड है। ब्लॉकेड है, इंटरनेशनल ब्लॉकेड। आपने एक बार सर मैं आ रही हूँ वापस, एक बार जरा सुनवा देते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने आज सुबह क्या बयान दिया ममता बनर्जी पर, क्योंकि वो आरोप लगा रहा है कि ममता दीदी डरी हुई हैं। जरा सुनिए। Every right to visit every booth. I have no objection, but she is accompanied with 50 gunda and obstructing the people and threatening the Hindu voters. It's not good. Election Commission should take appropriate action. Today she is not the chief minister. She is the only a simple candidate. She's saying the CRPF Her is status and other intimidating. candidates' status are equal. She's saying CRPF is intimidating the voters. They're scaring them. What would you say? CRPF and CAPF is deployed in every area to maintain the law and order situation. It's a engaged by the Election Commission of India. Is there anything she will speak to Election Commission of India? Don't disturb the voter. She's also saying BJP will... Don't terrorize the Hindu voters. She's also saying BJP will get the taste of their medicine on 4th. What would you... She's also saying BJP will get the taste of their medicine on 4th. What would you say? It's not very welcoming statement. It's a arrogant like statement. Please don't do this type of work in future. मिस यूज कर रही है केंद्रीय बलों का बीजेपी यहाँ। उनको डर लग रहा है। उनका पुलिस नहीं है तो केंद्रीय अर्ध सुरक्षा बल है, उनको डर लग रहा है। और उनको एंगेज किया कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उनको कुछ बोलना चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के साथ बात कीजिए। चलिए, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ममता बनर्जी डर गई हैं, इसलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर के मिश्रा, मेरा सवाल सर आपसे है, दूसरे चरण की 142 सीटें, जिसमें से 123 सीटें पिछली बार टीएमसी के पास थी, आपके पास 18 सीटें थी। अकेले शुभेंदु अधिकारी के चेहरे पर इस इलाके में, इस फेज में, क्या आप टीएमसी के गढ़ में सेंध लगा लेंगे? अगर हाँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? कितनी सीटें आ रही हैं फिर आपकी सेकेंड फेज से? देखिए, वहां पर शुभेंदु अधिकारी की जरूरत नहीं है, वहां पर एक ऑप्शन की जरूरत है जो टीएमसी को हरा सके। वो ऑप्शन बीजेपी बन के सामने आई है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आरजी कर की मां किसके पास गई? वो लेफ्ट के पास नहीं गई। आरजी कर में जो महिला, जो डॉक्टर की डेथ हुई थी, जिसके साथ रेप हुआ था, उसकी मां ने किस पार्टी का दामन थामा? जिसमें उसको ताकत दिखी, जिसमें लगा कि उसका फ्यूचर है, उसके पास गई ना। प्रतीकों की राजनीति एक तरफ, लेकिन मेरा सवाल संगठन की शक्ति पर है। संगठन की शक्ति पर है। अभी तो देखिए, टीएमसी के सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाहरी लोग, उनके लिए घुसपैठिए बाहरी नहीं है, पर अपने देश के चीफ मिनिस्टर, अपने देश के होम मिनिस्टर, अपने देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के जो स्टार प्रचारक है, वो उनको बाहरी नजर आते हैं। मिश्रा जी, पर आप तो खुद ही स्वयं ही अपने चेहरे को दरकिनार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी नहीं, वो तो विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो विकल्प कोई भी हो, उन्हें विकल्प चाहिए। आप शुभेंदु अधिकारी को दरकिनार कर रहे हैं सर? नहीं, मैं दरकिनार नहीं कर रहा हूं। मैं ये आपको मैं फैक्ट बताना चाहता हूं, जो आप मेरे को करें केवल। एक तो ये पूरे बंगाल की बात अगर हम करते हैं तो पूरे बंगाल के लिए क्या चाहिए? एक ऑप्शन चाहिए ममता बनर्जी के खिलाफ। जैसे कांग्रेस को हटा करके लेफ्ट आई थी, लेफ्ट को हटा करके ममता आई थी, ममता को हटा करके अब बीजेपी आएगी। यही जनता चाह रही है। 93% वोटिंग हुई है। उसके बाद आज एक सवाल के बाद भी के मिश्रा जी, एक सवाल मीनाक्षी आपने पूछा कि शुभेंदु अधिकारी क्या उनके चेहरे पर वोट पड़ पाएगा? मैं जयंत दा आपसे पूछती हूँ, क्या ये वोट शुभेंदु अधिकारी के चेहरे पर है? क्या ये वोट नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, केंद्र की सरकार के लिए, उनके काम के लिए और एक विकल्प के लिए नहीं? बताइए। देखिए, बीजेपी के लिए मोदी जी वॉज द फेस। पश्चिम बंगाल में बहुत बीजेपी लीडर है, चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट किसी का नाम घोषित नहीं है। और मोदी जी ने भी तो खुद बताया कि 294 जो सीट है उसमें मोदी जी को ही देखो। मतलब मोदी, तो ये क्यों? क्योंकि बीजेपी को भी पता है, मतलब कोई कैलाश जी को भी पता है कि उनके जो ऑर्गेनाइजेशनल जो स्पेस है, संगठन, जो टीएमसी का संगठन है, जो वो बीजेपी का नहीं है,
और मोदी जी का गारंटी जो है वो टेस्टेड नहीं है बंगाल में। आपको उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बीजेपी पावर में है, एंटी इनकम्बेंसी वहां हो सकता है बीजेपी का, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी आया ही नहीं पावर में, तो इसीलिए यू कैन सेल द ड्रीम। और मोदी जी इसीलिए देखिए आज जो यूपी में भी जो सड़क, उनके जो छवि, और वो भी तो मतलब बेसिकली प्राइम मिनिस्टर यही कह रहे हैं कि डबल इंजन जो आप बोलते हैं ना, आज भी यूपी में बार बार डबल इंजन का बात हो रहा था। तो बेसिकली बीजेपी यही थीसिस देके यहाँ जीतना चाहते, पश्चिम बंगाल में भी अगर डबल इंजन आ जाएगा हाँ, तो बार बार यहाँ की बोलते विकास हैं। की रफ्तार, और वो वाला बयान जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री ने भी बमों की फैक्ट्री की बात की, गृह मंत्री ने कहा यहाँ बाकी फैक्ट्रियां बंद हो रही है, बमों की फैक्ट्रियां चल रही हैं। मानव जी, मुझे लगता है एग्जिट पोल शुरू होने में तकरीबन 2 घंटे, क्योंकि 6:30 बजे से पहले हम पोल नहीं दिखा सकते हैं और बाकी राज्यों के भी हम पोल दिखाएंगे, लेकिन 4 मई अभी दूर है। उससे पहले अपना नंबर बता दीजिए दूसरे चरण के लिए। पिछली बार 123, इस बार क्या लग रहा है आपको? स्ट्राइक रेट क्या रहेगा आपका? हम लोग उसको भी ब्रीच करने वाले हैं, 123 भी ब्रीच करने वाले हैं। और मैं बहुत लोगों को सुन रहा था और आप लोग दोनों देवियां भी वहां बैठी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब बंगाल में जब इलेक्शन होता है तो पॉलिटिक्स इज इन द डीएनए ऑफ बंगाली, ये मान लीजिए। और जहां तक बात आ रही है कि भाई डबल इंजन वाली, तो भाई डबल इंजन तो इनकी सरकार 2017 से है ना उत्तर प्रदेश में, और फिर आते आते 2024 का इलेक्शन होता है, कितनी सीटें आ गई मोदी जी को? ये कौन सा डबल इंजन का खुलासा था कि भाई वो हारते हारते बनारस सीट जीत गए? वाराणसी की बात करी सर ने, बहुत अच्छी बात है। ये वाराणसी की जो शक्ति है ना, वो हर माताओं के पास है और यहीं से वो स्रोत होता है। और ये शक्तियों का प्रदर्शन हमारे तारकेश्वर में भी हो रहा है, सदगच्छा में भी हो रहा है, जहां महिलाओं को इनके फोर्स लोग मार रहे हैं। जिस तरीके से जो भस्मासुर बोल के जो व्यक्ति था या महिषासुर जो था, आज उसके रूप में हमारे संगठन के लोगों को इन्होंने दे दिया। वो मारे जा रहे हैं माताओं को, वो इंटिमिडेट कर रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। इसी कारणवश मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी माताएं, हमारे कार्यकर्ता बहुत धैर्य पूर्वक इस कार्य का निर्वाह कर रहे हैं। और इलेक्शन पूर्ण तरीके से तुमको पता है कि जितना वोट होगा मानव जी, मानव जी सुन तो, मानव जी, बंगाल बीजेपी को जिताएगी केवल महिला, देख लीजिएगा, महिला ही जिताएगी, क्योंकि आपने महिला का ही शोषण किया है, महिला को ही दबाया है। अरे मानव देश की महिलाओं को सुन तो लीजिए साहब। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा की बात पूरी कर ले पहले। मानव जी, तो साइंटिफिक फैक्ट पे बात करते हैं। महिला अपराध पे कन्विक्शन रेट, अरे सुनिए मानव जी, इसका जवाब दे के जाइएगा। महिला अपराध में कन्विक्शन रेट में महिला अपराधिता बिल को सैंक्शन कर दीजिए ना सर, उसको पारित कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, उन्हें बोलने दीजिए, एक बार वो जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं। बोलिए के मिश्रा जी बोलिए। महिला अपराध में कन्विक्शन रेट बंगाल का कितना है? 3.5 से 5%। नेशनल लेवल कितने का है? 21%। उत्तर प्रदेश में कितना है? 71%। यही जवाब है कि आप गुंडों को पालते हैं, गुंडों से महिला अपराध कराते हैं। आप झूठे हैं, आदर्श बड़ा झूठ है। अच्छा ठीक है, आज लेकिन लड़ने का दिन नहीं है, अभी वोटिंग चल रही है और वोटिंग के बाद 5 बजे के बाद जब एग्जिट पोल पर जाएंगे तो बहुत सारा कुछ और ग्राउंड कनपट निकल के आएगा। मानव जी, एक आपसे सवाल है, सारा दिन ममता बनर्जी भवानीपुर में रही हैं, मुख्यमंत्री बंगाल की, तो आपको बड़ा बुरा नहीं लगा? अब मोदी जी अपने लोकसभा क्षेत्र में गए पूरा कैंपेन करने के बाद, तो आपको बहुत बुरा लग रहा है? पहली बात। दूसरी बात, ये मोदी जी का स्टाइल है। मोदी जी हमेशा राजनीति से बाहर निकल के कुछ और करते हैं जिसमें कि हो सकता है वो सिंबॉलिकली राजनीति से भी ज्यादा ऊंचा हो। जैसे कि वो मान लीजिए गुफा में चले गए थे उत्तराखंड के, वो मान लीजिए कि तमिलनाडु में जाके छोड़ पे जाके वहां पे मेडिटेट किए थे। ये मोदी जी का एक अलग स्टाइल है, गांधी जी का भी ये स्टाइल था और ट्रंप का भी ये स्टाइल है। मैकडोनल्ड में जाके बर्गर बनाते थे कि मागा वोटर को इंस्पायर करें। तो ये बाकी लोग भी सीख सकते हैं, पर इस पे इतना कंप्लेन करना कि वो चले गया वाराणसी, भाग गए बीच चुनाव। लेकिन कंप्लेन है क्या? उन्हें कंप्लेन है क्या? मानव जी, आपको इस बात से कंप्लेन है कि वो आज काशी विश्वनाथ गए, आशीर्वाद लिया? नहीं, हमें कोई कंप्लेन ही नहीं है। हमें को तो इन्होंने तो, अजीत भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात करी। सर मैं आपको सच नमन करता हूँ सर, बहुत अच्छी बात करी आपने।
ये तो वो पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर उठ के हैं, लेकिन इलेक्शन वाले दिन जिस दिन वोटिंग होता है तभी उनका प्रचार चालू हो जाता है। ठीक है, कि मोदी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है क्या ऑपोजिशन के पास? अभी अजीत जी ने बड़ा अच्छा डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी की तुलना की है, बड़ा जबरदस्त तुलना कहाँ से खोज इलेक्शन के मामले में। नहीं, मैं क्या आप बोलने तो दीजिए। इलेक्शन के दिन की बात करिए ना, आप इलेक्शन के दिन की बात करिए। कोई और दिन नहीं मिला तो गंगा एक्सप्रेस वे इसी दिन खुलेगा। ये कोई, आप इसको अप्रूव करते हैं? आप करते हैं जैन जी? ये कोई है? अरे आप घोषणा पत्र भी 2014 में बीजेपी ने पहला वोटिंग दिन के लाया था, तो लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात करते हैं? उनके पास तो ऐसा वाला जहाज है कि अब कुछ दिन के बाद हाइपरसोनिक स्पीड से 30 मिनट में तमिलनाडु, 50 मिनट में मुंबई, उधर गैंगटॉक, इधर बनारस, अब बीच में हो सके तो एक बार कलकत्ता भी। डॉक्टर के मिश्रा, चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ गई वोटिंग परसेंटेज को लेकर। देखिए अब 3-3:30 बजे का वक्त हो गया तो रिकॉर्ड तोड़ मतदान कैसे जारी है। 60% तक का नंबर था दोपहर 1 बजे तक, लेकिन 3 बजे तक 78% वोटिंग से 78% से भी ज्यादा इनफैक्ट वोटिंग दर्ज की गई है बंगाल में। आपको बताएं कि 3 बजे तक 78% से ज्यादा मतदान हो चुका है पश्चिम बंगाल में। अब ये रिकॉर्ड कहां तक जाएगा, इंतजार करना है शाम का, क्योंकि देर शाम तक आंकड़े आएंगे। पिछली बार 93%, इस बार कहां तक पहुंचेगा? मैं बार बार कह रही हूं, जो दूसरे चरण के जो वोटर्स हैं, आपका कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है। 93% वोटिंग हुई है पहले चरण में, अभी 3 बजे तक 78% वोटिंग पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड हो चुकी है। थोड़ी देर बाद आपको जिलावार भी दिखाएंगे कि सबसे ज्यादा वोटिंग कहां हुई है। तो ये आंकड़े आ रहे हैं। तो नहीं कर जाएगा सतीश जी, अब दो देखिए पश्चिम बंगाल के लिए हमेशा से नहीं सतीश जी अब 100 से ऊपर ही सोच रहे हैं। स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा बढ़ा रहे पश्चिम बंगाल में, देखिए थोड़ा जोर से सर और करना पड़ेगा तो 100 पार कर जाएगा। आप हर चीज में साजिश देखते हैं। चैलेंजर को हमेशा एडवांटेज होता है दुनिया भर में यदि इस कदर मतदान हो। आप हर चीज में साजिश जरूर देखते हैं सतीश जी, लेकिन देखिए 4 मई को अगर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी वापस आती हैं तो फिर क्या टीएमसी और आप भी ये मानेंगे कि सारे आरोप निराधार हैं? हमें नहीं पता है 4 मई को क्या होने वाला है। सबसे बड़ी हार होगी 4 मई ममता गई नहीं, लेकिन इसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि अमित शाह जब खुद एनडीटीवी से खास बातचीत कर रहे थे, उनका ये कहना था कि हम 2 सीटों से, हम 77 सीटों तक आ रही हूँ सर, एक सेकंड रुकेगा, 77 सीटों तक आए हैं और यही हमारी जीत है। ये तो उन्होंने जीत के दायरे में नहीं, मैं जहां पर हमारा बेस नहीं था। आप भाजपा का स्टोरी ऑफ ये आपको मानना 18 से 10 पे भी आई, ये भी तो बात करिए। देखिए नहीं सतीश, मोदी जी के गारंटी के बीच वो लोकसभा है। अच्छा मुझे लोकसभा ज्यादा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंटरव्यू में बोला था कि मेरा बहुत दुख है इस बात की, कैसे मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 2019 में 18 आए बंगाल में और 8-10 कोई खाता नहीं खोल पाया, तो 2 काउंसिलर जीता था कॉर्पोरेशन में, उसमें अडवाणी जी गुलाल। ठीक है, समय नहीं है मानव जी, बस 5 सेकंड आपको दे रही हूं। उन्होंने कहा 4 मई दीदी गई, 5 सेकंड सर समय। हमारा तो एक ही नारा है, 4 मई दीदी छा गई। और सबसे बड़ी बात 4 मई दीदी छा गई, 4 मई दीदी गई। वोटर अभी तय कर रहा है, उठाकर रखना है, इंतजार करेंगे। लेकिन आज शाम 5 बजे से एनडीटीवी पर एक बड़ी एक्सपीरियंस टीम के साथ एग्जिट पोल लगातार हम दिखाएंगे आपको, हमारे साथ जुड़िएगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, कुछ देर के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन कवरेज लगातार जारी है।